नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि पूरी दुनिया इस संकटकालीन दौर में जहां कोरोना जैसी महामारी की चपेट में है, तो वहीं दूसरी ओर आर्थिक स्थिति भी अब चरमराने लगी है। एक तरफ लोगों को अपनी जिंदगी की फिक्र लगी हुई है, तो वहीं अब रोटी और रोजगार की समस्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन की वजह से काम धंधा भी ठप है, लोग घरों में कैद हैं। ऐसी स्थिति में अब उनको अपनी आर्थिक स्थिति पर आने वाले संकट की आशंका भी सताने लगी है। लॉकडाउन में गरीब परिवारों, मजदूरों पर तो खास प्रभाव पड़ा ही है, जिनकी मदद के लिए सरकार और भामाशाह आ गया है। लेकिन इस संकट के दौर में एक तबका ऐसा भी है जो खासा प्रभावित हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्यम वर्ग की। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए लगाए गए लॉकडाउन ने मध्यम वर्ग यानी कि आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है, और यही वजह है कि अब मध्यम वर्ग को परिवार का भरण पोषण करना भी मुश्किल हो रहा है। लॉकडाउन के कारण मध्यम वर्ग के कारोबार पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल, फैक्ट्री या तो बंद पड़ी है या फिर बहुत कम समय के लिए खोली जा रही हैं। सड़क पर काम करने वाले छोटे व्यापारी एवं छोटी दुकानें भी लॉकडाउन के कारण बंद रहीं, जिसका असर उनकी आमदनी पर पड़ा। आम आदमी की आमदनी का असर बिजली के बिलों पर भी अब दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों से लाखों उपभोक्ता बिजली का बिल जमा नहीं कर पाए, और इस समय सबसे बड़ी चिंता की लकीर मध्यम वर्गीय परिवारों के ऊपर ही लटक रही है। ऐसे समय में बड़ी संख्या में नौकरियों का जाना और उसके साथ आर्थिक अस्थिरता काफी मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। इन सब शंकाओं के बीच मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा परेशान है। जो संपन्न है वे अपना ध्यान रख सकते हैं, और जो निर्धन है उनके लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ भामाशाह भी सहयोग में जुटे हैं। लेकिन इस समय मध्यम वर्ग बीच मझधार में खड़ा नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर से वरिष्ठ संवाददाता वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित और रहमतुल्लाह खान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रमेश जी, एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहले लॉकडाउन से लेकर चौथे लॉकडाउन के 9वें दिन तक जो सबसे ज्यादा जो परेशान अगर हुआ है, और उसने अपनी परेशानी अभी तक सरकारों को बताई भी नहीं है, वो है आम आदमी। वो आदमी जिसके पैसों से सड़क बनी, उस सड़क पर मजदूर चले, मजदूरों की वहां पर दर्दनाक हादसों में मौत हुई और उसके बाद में राजनीति शुरू हुई। लेकिन वापस से मैं अपने पहले शब्द पे आता हूं, जिसके पैसे से वो सड़क बनी और वो सड़क राजनीति का जरिया बनी, उस आदमी का क्या कसूर था? उसके लिए क्यों नहीं किसी सरकार ने अभी तक कोई घोषणा करी? भले ही वो राज्य सरकारें हों या फिर केंद्र सरकारें, क्या उसको जीने का हक नहीं है? क्या उसका परिवार नहीं है? क्या सरकारें, भामाशाह, एनजीओ सिर्फ और सिर्फ गरीब और बेसहारा लोगों के लिए ही है? उस आदमी का क्या जिसका पूरा परिवार सिर्फ नौकरी से आने वाली तनख्वाह पर ही चलता है? और कई ऐसे लोग हैं जिनके नौकरी नहीं है इस समय, कईयों के पैसे कटे हैं, और उन सभी लोगों पर लगभग सभी पर ईएमआई का भार है। हालांकि बैंक ने ईएमआई में छूट दी है, लेकिन उस ब्याज का क्या करें जो फाइनेंस कंपनियां लोगों पर दबाव बनाकर ईएमआई वसूल रही हैं। नहीं तो आपके ऊपर ब्याज लगाया जाएगा। बिजली के बिल की अगर बात करें तो कई सरकारों ने 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए बिजली के बिल माफ करे कि ठीक है, आप अभी मत दीजिए, आप बाद में धीरे धीरे करके देना। लेकिन अब क्या हो रहा है, 3 महीने का बिजली का बिल अगर आपने एक साथ नहीं दिया तो 2% की पेनल्टी लगाई जाएगी। अब मध्यम वर्ग का आदमी, वो आदमी जिसका घर सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह पर चलता है, वो कहां जाए, वो किसके सामने गुहार लगाए? रमेश जी। उमंग, सही सवाल उठाया, और ये काफ़ी समय से यह जो विषय कह लो बहस का मुद्दा रहा है। और कोरोना काल के दौरान के बाद की स्थितियों का अगर आकलन किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ वो मध्यम वर्ग हुआ। मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि देश और समाज के विकास में मध्यम वर्ग की अहम भूमिका होती है। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, समाज का वह वर्ग जो पैसों से, आर्थिक संपन्नता से
जो है अपनी जीवन शैली को गुजारता है, और समाज का वह वर्ग जो निम्न वर्ग की श्रेणी में आता है, जो अपने 2 जून की रोटी के लिए जो अपनी जिंदगी खपा देता है। इन दोनों वर्गों के बीच का जो वर्ग है, जो मध्यम वर्ग कहलाता है, वह कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे पॉजिटिव जो है सिम्टम्स बने हो या नकारात्मक जो माहौल बना हो, हर हाल में वह अपने जो है आवश्यकताओं की पूर्ति के संघर्ष करता रहा है। कैसा भी परिस्थितियां, चाहे बाह्य आक्रमण के वक्त की बात हो या आंतरिक अशांति, भू आपदा हो, प्राकृतिक आपदा हो, कैसी भी परिस्थिति आई हो, मध्यम वर्ग ने हमेशा समाज और देश के नव निर्माण में आगे बढ़कर के सहयोग दिया। इस बात से किसी को भी कोई इनकार नहीं होना चाहिए। पहला, अब कोरोना काल के परिस्थितियों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अगर कोई वर्ग प्रभावित हुआ है तो मध्यम वर्ग हुआ है। यह वर्ग वो है जो अपनी सेवा सुविधाओं के आधार पर जो है विकास में अपनी जो है प्रमुख भूमिका निभाता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। अब आती है बात कि जो है सरकारें जो विपरीत परिस्थितियां होती है उसमें जो बेल आउट देती है या जो आर्थिक पैकेजेस देती है, वह आपने भी देखा और हमने भी सुना समझा है इस बात को कि उद्योग और व्यवसाय जगत हो, उद्यमी हो या किसान हो, ये 2 वर्ग ऐसे हैं जिनके जो है सरकार उनके प्रति थोड़ी सहानुभूति ज्यादा रखती है, और मध्यम वर्ग अपने जो है खर्चों में कटौती करते हुए जूझता रहता है। तो उद्यमियों को तो आर्थिक पैकेज और किसानों को भी आर्थिक पैकेज, तो मध्यम वर्ग को क्या मिला? मध्यम वर्ग अपने टैक्स से जो है रेवेन्यू जो कलेक्ट होती है उसके आधार पर देश के विकास की जो आधारभूत संरचना है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन विपरीत जब परिस्थिति आती है तो अभी जो बेल आउट पैकेज 20 लाख करोड़ का हो, किसानों के ऋण माफ जो यूपीए सरकार के दौरान हो, कहीं न कहीं जो बड़ा जो पैसा है वो उन लोगों की जो है क्या कहना चाहिए आर्थिक विषमताओं को दूर करने में लग दिया जाता है, जबकि मध्यम वर्ग के ऊपर कभी भी कोई भी सरकार किसी भी स्तर पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अब बात आती है कि कोरोना काल के दौरान यह कहा जाता है कि मध्यम वर्ग जो टैक्स देता है, जो संसाधन रेवेन्यू कलेक्ट करवाता है, उसके आधार पर जो है विकास की जो है नई संरचनाएं होती है। लेकिन अभी इन 3 महीनों के भीतर बिजली, पानी या बच्चों की ट्यूशन फीस हो, वो तो लगातार जानी है, बैंक की ईएमआई हो, बिल्कुल पुरोहित जी, सवाल यही है। तो इस बहस का जो मुख्य मुद्दा है वो यही है, मध्यम वर्ग के उस व्यक्ति के लिए जिसका घर का पूरा खर्चा सिर्फ और सिर्फ सैलरी पे ही चलता है, कई जगह से उसको नौकरी से निकाल दिया गया है, कई जगह से उसकी सैलरी में कटौती की गई है, काम वो उतना ही कर रहा है, लेकिन उसके बच्चे हैं, हालांकि स्कूल बंद है लेकिन स्कूल की फीस बराबर जा रही है, उसके घर का राशन पानी बराबर आ रहा है, और भगवान ना करे उसके साथ में अगर कुछ हादसा हो जाए या वो बीमार पड़ जाए तो वही बीमारी का खर्चा भी वही मध्यम वर्ग का वही व्यक्ति उठा रहा है, और उसके लिए किसी भी प्रकार की घोषणा हमें नहीं लगता कि अभी तक हुई है। बिजली के बिल का आपने भी जिक्र किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ इस समय कोरोना के इस महामारी वाले इस कालखंड में हो रही है तो सिर्फ राजनीति हो रही है। 3 महीने का बिल आपने पहले कहा था कि मत दीजिए, आपके ऊपर भार पड़ेगा, लेकिन अब 3 महीने का एक साथ बिल लेकर अगर वो नहीं दिया तो 2% की पेनल्टी लगाएगी। ये भी भार, ये भी मजबूरी उस मध्यम वर्ग के ऊपर ही डाल दी गई। पुरोहित जी, इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूं कि 3 महीने तक उस व्यक्ति का जो है आर्थिक जो परिस्थितियां इतनी विपरीत हो गई है। एक तो नौकरियां चली गई उन लोगों की, 2 नौकरियां अगर चली गई तो घर में अगर एक कमाने वाला हो और बाकी के खर्चे जो बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा और ज़रूरतों के सामान की जो जद्दोजहद है वह कैसे पूरी होगी। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, और एक सवाल भी उठा था इन दिनों में जब मध्यम वर्ग परिवारों के साथ में जब आप संवाद करते हो, बातचीत करते हो, तो यही सवाल उठ करके सामने आया कि हमारा क्या कसूर है इसमें, सरकार क्यों नहीं मध्यम वर्ग के जो है लोग हैं उनके लिए भी कुछ इस तरह की कोई
बैल पैकेज लाते या कोई इस तरह की जो है आर्थिक जो सहायता देते। अब आप बता रहे हो कि 3 महीने का जो बिजली पानी का एक साथ आएगा और अगर नहीं जमा करोगे तो पेनल्टी आएगी। 2,000 रुपये अगर महीने का बिल हो और 3 महीने का 6,000 रुपये हो और 6,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ बिजली के बिल के लिए, जबकि 3 महीने में उसके काम धंधे बिल्कुल ठप रहे, बंद रहा। मैं मध्यम वर्ग में सिर्फ और सिर्फ नौकरी पेशा वाले वर्गों की लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। मध्यम वर्ग में वो भी शामिल है जो कि छोटे उद्योग धंधे चलाने वाले हैं, दुकानदार है, व्यवसायी है, जिनका कामकाज बंद हो गया। मैं कल बात कर रहा था किसी से, एक सब्जी वाले ठेले के साथ में, वो कह रहा है कि मेरा पिछले जो है 3 महीने से धंधा पानी इतना जबरदस्त रुक गया है कि घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया। अगर एक सब्जी वाला ये है जो कि मध्यम वर्ग परिवार से ही आता है, वो कोई निम्न वर्ग परिवार वाला नहीं है कि रोजाना 5, 7, 10 हजार रुपए की दिहाड़ी की मजदूरी करके रोज लाता हो, रोज कमाता हो। लेकिन अब आज मैं जब अभी जो है अमई रोड की तरफ गया था तो टैक्सी वालों से बात हुई, तो टैक्सी वालों ने भी यही कहा कि 2-3 महीने से उनका जो धंधा, आज से जो टैक्सी शुरू हुई है, अब कब वो रफ्तार पकड़ेगी, कब उनके जो है जेब में पैसे का रोटेशन आएगा, कब वो बिजली पानी और जो आपकी जो सुविधा जिसकी आप बात करते हो, अब जुलाई के जो शुरू होगी और बच्चों की फीस होगी, क्या बच्चों की फीस माफ हो गई क्या 3 महीने की? नहीं हुई। यही कहा गया कि इन 3 महीनों की जो फीस है वो आगे आप है जो एडजस्टमेंट कर लेना, जमा करवा देना, जैसे भी कर लेना। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये अगर एक शहर की, एक गाँव की, एक कस्बे की अगर बात है तो पूरा हिंदुस्तान है। 135 करोड़ की जनता में जो बहुसंख्यक जो वर्ग है वो मध्यम परिवार से ही आता है। कोई वो जो है बड़े बड़े उद्यमी नहीं है जिनके पास में हजारों करोड़ का पैसा हो, या वो भी है जो निम्न मध्यम वर्ग वाला है जो कि 4-5 हजार रुपए, 10 हजार रुपए तक की दिहाड़ी की मजदूरी काम करके जैसे तैसे अपनी जिंदगी जिलाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि विपरीत परिस्थितियां जब भी आती है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा के रूप में आए या बाह्य आक्रमण के संबंध में आए, कहीं पे भी है, किसी भी स्तर पर है, सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित होता है तो मध्यम वर्ग होता है। लिहाजा सरकारों को भी भले कि देश में किसी भी प्रकार की आपदा आए, मुसीबत आए, महामारी आए या सरकारें किसी भी चीज से परेशान हो, सरकार भी सिर्फ और सिर्फ मध्यम वर्ग को छोड़कर हर और ध्यान देती है। और लेकिन सरकार ये भूल जाती है कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ जो वोटिंग है वो इसी मध्यम वर्ग से आती है। यही वो मध्यम वर्ग है जो आशा से भरकर आपको आपकी उस कुर्सी तक पहुंचाता है जिस कुर्सी के लिए आप राजनीति करते हैं, जिस कुर्सी को पाने के लिए आप तमाम दांव पेच लगाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। उस कुर्सी तक पहुंचाने के लिए यही मध्यम वर्ग लाइन में लगकर वोट देता है। सर्दी, गर्मी, बरसात, जब भी वोटिंग होती है यही मध्यम वर्ग लगता है। हर बार लाइन में इसी मध्यम वर्ग को लगना पड़ता है। भले ही किसी की भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, कभी भी इस मध्यम वर्ग के लिए कुछ सोचा नहीं गया। और यही हालात इस समय कोरोना महामारी में भी है। रहमत हमारे साथ में जुड़े हुए। रहमत, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? लाइनों में लगा था। बिल्कुल, हमारे सहयोगी जो रमेश जी ने कहा बहुत ही सही कहा है। उन्होंने कहा है कि मध्यम वर्ग परिवार हर जगह पिसता है, चाहे आर्थिक हालात हो, चाहे नौकरी हो, चाहे धंधा हो, चाहे उद्योग धंधे हो, जो लघु उद्योग है, सारे जो मध्यम वर्ग परिवार में आते हैं। और वोटिंग की बात की कि राजनेताओं को जो अपनी कुर्सी तक पहुंचाया जाता है वो भी मध्यम वर्ग परिवार ही पहुंचाया जाता है, लाइनों में लगता है। क्योंकि जो निम्न वर्ग परिवार होते हैं वो क्या है कि वो अपने स्तर पर वहां पर वो वोटिंग डालने में असमर्थ होते हैं, ज्यादातर नहीं होते। और उच्च वर्ग के जो परिवार के होते हैं वो अमीर लोग होते हैं, घरों से बाहर भी निकलते हैं। वोटिंग जब होती है, जब मध्यम वर्ग परिवार ही घर में बाहर निकलते हैं और लाइनों में लगते हैं, धूप में सड़ते हैं, वोटिंग करते हैं, उन राजनेताओं को वोट करते हैं, उनको जिताते हैं, उनको अपनी कुर्सी तक पहुंचाते हैं। लेकिन वो उस वक्त राजनेता भूल जाता है कि मध्यम वर्ग परिवार ही हमारे काम आता है। लेकिन जब भी आपदा आती है, कहीं पर भी की परेशानी की जब बात आती है तो मध्यम वर्ग परिवार को कुछ नहीं मिलता है। जहां नौकरी वाली बात है, कई कंपनियां नौकरी निकाल चुकी है, लेकिन उन कंपनियों की भी मजबूरी है कि उनके पास इनकम नहीं है, उनके पास काम नहीं है, तो उसको वो कैसे तनख्वाह देके घर बैठे। उनके पास भी इनकम नहीं, उनके पास भी हालात जो खराब हो चुके हैं कंपनियों के। कंपनियां कई ऐसी जो मध्यम वर्ग में आती है। रहमत, आपकी इसी बात पर एक सवाल मन में आता है कि जिस प्रकार से आपने भी कहा कि कई कंपनियों ने अपने अपने एम्प्लॉयज को नौकरी से भी निकाला है। हालांकि तमाम राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने कहा था कि किसी को इस महामारी के संकट काल में, इस लॉकडाउन में किसी को नौकरी से ना निकाले, उसकी सैलरी ना काटे। लेकिन
क्या उन तमाम सरकारों के प्रतिनिधि ने, भले ही वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, केंद्र में बैठी सरकार हो या फिर राज्य में बैठी सरकार हो, क्या उस सरकार के किसी भी प्रतिनिधि ने उन कंपनी वालों से बात करने की कोशिश की कि क्या आपके पास इतना पैसा है या नहीं है कि आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे सके? अगर नहीं है तो ठीक है, हम आपकी मदद करते हैं, हम हमारे भामाशाहों को बोलते हैं, बड़े बड़े मिलियनियर्स बिलियनियर्स को वो बोलते हैं कि वो आपको पैसा देंगे ताकि आप अपने उन एम्प्लॉयज को पैसा दे सके जिनका घर इस तनख्वाह से ही चलता है। सरकारों ने ऐसा नहीं किया, बस सरकारों ने आदेश निकाल दिया और उस आदेश का क्या परिणाम निकला? सरकारों को ये आदेश निकालने से पहले सोचना चाहिए था, उस कंपनियों से राय मशवरा करना चाहिए। रहमत, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। हमारे साथ में इस समय नवीन श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी से। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद। नवीन जी, तमाम प्रकार की राजनीति हो गई, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लग गए, मजदूरों की बात हो गई, बसों की बात हो गई, प्रवासी श्रमिकों की बात हो गई, लेकिन उस आदमी की बात नहीं हुई जिसकी वजह से ये बातें हो भी पाती हैं, यानी कि उस व्यक्ति की जो सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज में अपना योगदान देता है। उस सड़क पर जो मजदूरों की राजनीति हुई है, बसों की राजनीति हुई है, वो सड़क उस आदमी के पैसे से बनती है, उसके टैक्स के दिए हुए पैसे से बनती है। राजनेता, जन नायक कितने भी आप संबोधन नेताओं को दे दे, वो तभी सही साबित होते हैं जब वो उस कुर्सी तक पहुंचते हैं, और उनको उस कुर्सी तक पहुंचाता है आम आदमी, जो नौकरी पेशा आदमी है, जो टैक्स देता है। उसके बारे में अभी तक किसी भी सरकार ने, भले किसी भी पार्टी की हो, केंद्र की हो, राज्य की हो, किसी ने कोई बात नहीं करी। क्या कहेंगे नवीन जी? नहीं, देखिए, पहले तो सरकारों का काम इस आधार पर नहीं होता है कि कौन वोटर है कौन नहीं है, किसने वोट दिया नहीं दिया जी। सरकार का काम है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जी, और सभी नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करना जी। मैं अभी चर्चा में सुन रहा था कि सिर्फ संपन्न लोग या जो लोग मजदूर वर्ग है उनके लिए सरकारें कर रही हैं। ऐसा नहीं है। मध्यम वर्ग के लोगों के योगदान को भी हम कहीं माइनस नहीं कर रहे हैं, और मध्यम वर्ग के लोगों की आय कैसे बढ़े, मध्यम वर्ग के लिक्विडिटी कैसे बढ़े, मध्यम वर्ग के लोगों का जो रोजगार छीना है वो कैसे फिर से शुरू हो। एक दो उदाहरण मैं देना चाहूंगा। देखिए, जो भी एम्प्लॉय है मध्यम वर्ग का, जो भी काम करने वाला जिसकी तनख्वाह 15,000 से कम है जी, उसके पीएफ का जो 12% नियोक्ता और स्वयं उसकी तनख्वाह से कटता था, उसको पूरा सरकार ने 3 महीने तक देने का फैसला किया है जी। साथ ही 15,000 से अधिक जिसकी सैलरी है उसमें 12% में 10% ही कटेगा, 2% सरकार देगी। तो इस प्रकार से सरकार का प्रयास यह है कि लोगों की लिक्विडिटी बढ़े, लोगों के पास पैसा बढ़े। रही बात बिजली की बिल, इनकम टैक्स, सबके लिए रेट बढ़ाया गया, इसके ऊपर कोई सरचार्ज नहीं लगाया जा रहा है, बैंकों की ईएमआई कम की जा रही है। साथ ही जो हमारा ये मध्यम वर्ग है वह ज्यादातर लघु और बड़े उद्योगों में कार्यरत है या सर्विस सेक्टर में कार्यरत है जी। तो केंद्र सरकार ने अपने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में इस प्रकार से लोगों को काम देने वाले, चाहे वो सर्विस सेक्टर के हों चाहे वो प्रोडक्शन सेक्टर की यूनिटें हों, उनको बहुत सारे इंसेंटिव, बहुत सारी नई ऐसी योजनाएं दी है जिससे कि फिर से वो अपने पैरों पर इंडस्ट्रीज खड़ी हो सके। और जो लोगों का काम इस वजह से लॉकडाउन में छूट गया कि नियोक्ता के पास पैसे नहीं थे या वो फैक्ट्री अपनी नहीं चला पा रहे थे या अपने जो सर्विस सेक्टर की यूनिट नहीं चला पा रहे थे, वो उसको फिर से रीजनरेट करें और लोगों को फिर से एम्प्लॉयमेंट मिल सके। जी, लेकिन नवीन जी, यहाँ पर बात यह है कि ठीक है, योजनाएं तमाम बन जाती है, हम ये नहीं कह रहे कि सरकारें योजना नहीं बना रही, लेकिन वो इम्प्लीमेंट भी तो हो। अब आप ये देखिए कि पहले लॉकडाउन से लेके अभी तक के समय को अगर हम कैलकुलेट कर ले तो करीब 2 से ढाई महीने हो चुके हैं, और जो लॉकडाउन की पालना जिसने करी है वो यही मध्यम वर्ग है। उसी ने, अगर आप भी आंकड़ों पे अगर गौर करें तो सबसे ज्यादा पालना करने वाला परसेंटेज भी इन्हीं लोगों का है, जिन्होंने घर में रहकर मोदी सरकार की, योगी सरकार की और तमाम राज्य सरकारों की बातें मानी है, लॉकडाउन की पालना करी है। मेरी बात सुन लीजिए जी। देखिए, मैं इस बात से, आपकी बात से, आपने मध्यम वर्ग के लोगों की समस्याओं को उठाया, उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। ठीक है, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ आपकी इस बात से जी। और लेकिन ये कहना कि उन्होंने वोट दिया, योगी जी की सरकार बनवाई, मोदी जी की सरकार बनवाई, इसलिए उनको विशेष, ऐसा नहीं है। मैंने भी ये कहा है कि भले किसी भी राज्य सरकार हो, कोई सी भी पार्टी की सरकार हो। सुन लीजिए मेरी बात जो है ना,
सरकार का काम हर उस व्यक्ति के लिए जो इस देश का नागरिक है उसके हित के लिए काम करना ये सरकारों का दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है। उसके लिए सरकार के लिए कोई न उच्च वर्ग है, न कोई मध्यम वर्ग है, न कोई निम्न। हाँ, ये बहुत अच्छा आपने आज जो चर्चा कराई, मैं तो आपको बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस वर्ग के लोगों की बात सही है कि लोग नहीं, अभी तक चर्चा या तो बड़े उद्योगपतियों की हुई या इस प्रकार के जो मजदूर वर्ग के लोग उनकी हुई। मध्यम वर्ग के लोगों के सामने दिक्कतें हैं, उनको बच्चों की फीस जमा करनी है, उनको बिजली के बिल देने हैं, अपने मकान के लोन EMI देने हैं। लेकिन सरकार ने, आप अगर उसको देखें तो सरकार ने विभिन्न प्रकार के इस प्रकार की व्यवस्था की है कि अगर किसी की नौकरी छूट गई है तो नौकरी फिर से शुरू हो जाए। जो लोग नौकरी में हैं, कहीं सैलरी में कटौती हुई है तो EPF में जो सरकार अपना अंशदान दे रही है उसके माध्यम से, मतलब उनके जो नुकसान हो रहे हैं उन नुकसान की भरपाई करने के लिए। और अभी घोषणा हुई है, ये सही बात है कि रातों रात सरकार की घोषणा से तत्काल लाभ नहीं हो जाता है, थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन हमें यह पूर्ण विश्वास है कि जो सरकार की योजना है उसके अनुसार कुछ समय में, थोड़ा अभी कठिनाई का वक्त है, सभी जान रहे हैं पूरी दुनिया में, जो अमेरिका ऐसा विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र भी परेशानी में, वहां भी बेरोजगारी बढ़ी है, वहां भी समस्याएं बढ़ी हैं, उनके आर्थिक संसाधन ज्यादा हैं, इसलिए अपने लोगों की ज्यादा मदद कर पा रहे हैं। हम उतनी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम अपने जितने संसाधन है उसका बेहतर उपयोग करके अपने सभी वर्ग के लोग, चाहे उच्च वर्ग के हों, चाहे मध्यम वर्ग के और चाहे निम्न वर्ग, सबके लिए हम काम कर रहे हैं। और भरोसा ये है कि आने वाले समय में सारी परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल नवीन जी, आपने सही कहा। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि मध्यम वर्ग तो सिर्फ आशा ही कर सकता है, क्योंकि उसमें इतनी खुददारी होती है कि वो किसी भी भामाशाह या सरकार के पास में अगर उसके घर का राशन खत्म हो जाए तो वो लाइन में लग के राशन नहीं लेता। वो कोशिश करता है कि वो 2 रोटी कम खा लेगा, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। PF की आपने बात करी, वो PF नौकरी छूटने के बाद में मिलता है, अधिकतर लोग वही करते हैं, कोई भी बीच में अपना PF तुड़वाता नहीं है। खैर मैं आपकी बात तो मंगी पूरी तरह से सहमत हूँ। निश्चित रूप से मध्यम वर्ग के लोग ऐसे हैं जिनके पास BPL कार्ड नहीं बने हैं, जिनके पास जनधन खाते नहीं हैं, ताकि जो सरकारी मदद सीधे खातों में जा रही है या सरकार की मुफ्त राशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो दिक्कत तो बहुत बड़ी है ऐसे लोगों की। लेकिन इनके लिए जो संसाधन है, जो तरीके हैं, उसमें सरकार पूरी तरह से कहीं भी किसी की उपेक्षा करके हम कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य से नहीं भटक रहे हैं। हम उनके लिए भी चिंतित हैं और उनके लिए भी जो कुछ बेहतर से बेहतर हो सकता है कर रहे हैं। आगे भी जो कहीं सुझाव आएगा मीडिया के माध्यम से, विपक्ष के माध्यम से, उसको भी हम और लागू करके उनकी स्थिति को ठीक करें। बिल्कुल आपने सही कहा, विपक्ष के माध्यम से भी जो सुझाव आएंगे हम उनसे ही पूछ लेते हैं। अंशु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। नवीन जी माफ कीजिएगा, बीच में आपको रोक रहा हूं। अंशु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। अंशु जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। नमस्कार अंशु जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नवीन जी की भी आपने बात सुनी और मध्यम वर्ग का हर वो व्यक्ति, मैं फिर अपनी उस बात को दोहराता हूं कि जिस सड़क पे मजदूरों और बसों की राजनीति हुई, वो सड़क जिस व्यक्ति के टैक्स के पैसे से बनी है, उस व्यक्ति के लिए क्या कुछ तमाम सरकारों ने करा हो। आप कांग्रेस से आते हैं, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कई जगह कांग्रेस की भी सरकार है, कई जगह बीजेपी की भी सरकार है, तो हम यहां पर पार्टी पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं कर रहे, हम सीधा सीधा सवाल कर रहे हैं क्योंकि आप कांग्रेस से आते हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय बीजेपी की गवर्नमेंट है, केंद्र में बीजेपी सरकार है, क्या कुछ आपने मध्यम वर्ग के लिए किया या क्या कुछ सोचा है? उमंग जी, आप समझ लीजिए लॉकडाउन का जो संकट है, वाकई कोरोना की महामारी बड़ी है, लेकिन सभी राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। पिछले 60 दिन से इतनी ज्यादा समस्याएं हैं और सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित हुआ है तो मध्यम वर्ग पीड़ित हुआ है और हमारे श्रमिक भाई पीड़ित हुए, क्योंकि 12 से 13 करोड़ श्रमिक भाई सड़कों पर। अंशु जी माफ कीजिएगा, आपको मैं बीच में रोक रहा हूं। हम यहाँ पर मजदूर वर्ग की, श्रमिक वर्ग की, प्रवासी श्रमिकों की हम बात नहीं कर रहे। उनकी मदद सरकारें कर रही हैं, भामाशाह कर रहे हैं। उच्च मध्यम वर्ग के लोग हैं या उच्च वर्ग के लोग हैं, उनके पास इतना पैसा है, उन्हें किसी की मदद की जरूरत भी नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मध्यम वर्ग की बात कर रहे हैं। मध्यम वर्ग के सामने जो सबसे बड़ी समस्या आई है वो ये आई है कि उसको उसकी फसलों का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है, बच्चों की फीस कैसे जमा हो, और जो कोरोना के अलावा जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, क्योंकि बाकी बीमारियां तो कंटिन्यू चल रही हैं, वो रुकी नहीं है, तो स्वास्थ्य को लेकर भी उसकी समस्या है। अब जब जेब में पैसे नहीं है, उस समय हमारी सरकार ने केंद्र सरकार से बार बार अनुरोध किया, मांग की
कि इस देश में 13 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो मिडिल क्लास और गरीब हैं। उनको आप कम से कम 7500 रुपए प्रतिमाह दें, जिससे मार्केट में डिमांड रहे और जो हमारी इंडस्ट्री है वो भी चल पाए, उद्योग धंधे चल पाए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग भी तभी होगी उमंग जी जब मार्केट में डिमांड होगी। इसी को देखते हुए हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने न्याय योजना, जो कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के समय बात की थी, हमने घोषणा पत्र में रखा था, छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार ने शुरू कर दिया है। वहां के 15 लाख किसानों को 7500 करोड़ रुपए 3 साल में मिलेगा, यानी 7500 रुपए प्रतिमाह। आप अगर डिवाइड करते देखते हैं अंशु जी, आप फिर किसानों पे पहुंच गए, प्रवासियों से निकल के आप किसानों पे पहुंच गए। हम यहाँ पे मध्यम वर्ग की बात कर रहे हैं, जो नौकरी पेशा आदमी है, जिसकी सैलरी कटी है, जिसे नौकरी से निकाल दिया गया है, उसकी हम बात कर रहे हैं। किसान है, मध्यम वर्ग इस देश में छोटी नौकरी करने वाला है, मध्यम वर्ग इस देश में जो छोटे दुकानदार हैं वो, तो मध्यम वर्ग में सभी आते हैं। मध्यम वर्ग में सिर्फ नौकरशाह नहीं आते, मध्यम वर्ग में किसान भी आता है। किसानों के लिए क्या कुछ हुआ वो हमें पता है, छोटे दुकानदारों के लिए क्या कुछ हुआ वो हमें पता है। हम सिर्फ और सिर्फ नौकरी पेशा लोगों की बात कर रहे हैं अंशु जी, उनके लिए क्या कुछ किया है आपकी भी सरकार ने, और अगर आपके पास कोई सुझाव है केंद्र सरकार की तो वो क्या है वो बताइए। अगर दे दिया जाए, सरकार सिर्फ और सिर्फ अगर किसी के लिए कर रही इस कोरोना संकट में, तो 67,608 रुपए माफ किया नीरव मोदी का, मेहुल चौकसी का, जिस समय गरीबों को देना था। चलिए वो केंद्र सरकार ने करा। अंशु जी सुनिए, आप फिर टॉपिक से अलग हट गए। अंशु जी सुनिए, आप फिर नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, इन पर क्यों चले जाते हैं? बारे में क्यों आप मेरी बात सुनिए अंशु जी, जब आपसे किसी एक टॉपिक पे बात हो रही है, मैंने आपको बार बार बोला है कि हम सिर्फ मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा लोगों की बात कर रहे हैं। आप कभी घूम के प्रवासियों पे पहुंच जाते हैं, कभी आप किसानों पे पहुंच जाते हैं, कभी आप छोटे दुकानदारों पे पहुंच जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या इन पर अगर पहुंच रहे हैं तो जानकारी के लिए आपको बता दूं, अगर नहीं पता है कि विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोगों पर कानून का शिकंजा कसा है। भारत की सरकार उन्हें वापस लाने के हर संभव प्रयास कर रही है। नहीं पता है, कृपया अखबार पढ़िए। लगता है अंशु जी हमारी बात का जवाब नहीं देना चाहते थे। उनसे जो सवाल पूछा गया था उस सवाल का वो सही जवाब उनके पास शायद था नहीं, इसलिए वो फोन काट के चले गए। आप बात करिएगा मध्यम वर्ग की, तो ये बात करेंगे नीरव मोदी की। बिल्कुल नवीन जी, मैं आपको भी बताता हूँ, हमारे सारे दर्शकों को भी बताता हूँ, यहाँ पे सीधे तौर पर इस चर्चा की शुरुआत में ही कहा गया था, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, न हम केंद्र सरकार की बात कर रहे, न हम राज्य सरकार की बात कर रहे, हम बात कर रहे सिर्फ मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा लोगों की। उनके लिए भले ही किसी भी पार्टी की सरकार हो, क्या कुछ कदम उठाए गए या जो सुझाव देने वो क्या सुझाव दिए गए, इंप्लीमेंट कब होंगे, उसके बारे में बात की जा रही है। अंशु जी आए, कभी प्रवासियों की बात करते हैं, कभी किसानों की बात करते हैं, कभी छोटे दुकानदारों की बात करते हैं। उनके लिए तो जो योजना है राज्य सरकारों ने चलाई है वो सबको पता है, केंद्र सरकार ने चलाई है, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, वो सबको पता है। उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या पे पहुंच गए। अरे अगर आपको उनकर पहुंचना है तो उनके बारे में जानकारी भी तो लीजिए कि उनकी देश वापसी हो रही है, पूरा प्रोसेस जारी है। नवीन जी देखिए उमंग जी, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि देश की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली पार्टी का नेतृत्व इतना कंफ्यूज्ड है, वो कब क्या कहना है क्या करना है उसको पता ही नहीं है। कांग्रेस कितनी गंभीर इसका अंदाज लगाइए। श्रीमती प्रियंका वाडेरा ने राजस्थान से यूपी आने वाले बच्चों के लिए तो राजस्थान सरकार ने पैसा मांग लिया, आप मुफ्त बस देंगी। यूपी में आप मांग करेंगे कि 4 महीने के बिजली का बिल माफ कर दीजिए, और राजस्थान में जहां आपकी सरकार है वहां कहेगी कि आप 31 मार्च तक, पूरा 31 मई तक जमा करिए, नहीं तो 2% पेनाल्टी लगेगी। अब आपने बात की मध्यम वर्ग की, तो बात कर रहे हैं किसान की, बात कर रहे हैं नीरव मोदी की। ये नहीं बताएंगे कि नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को लोन किसकी सरकार के समय में दिया गया, किन लोगों के प्रभाव में दिया गया, ये नहीं चर्चा करेंगे। मुख्य विषय उमंग ये है कि वाकई में देश का मध्यम वर्ग ऐसा जो न बीपीएल कार्ड धारक है, न जिसके पास जनधन खाते हैं, न सरकार की कोई मदद सीधे उसको मिलती है, चाहे राशन के रूप में, चाहे वो आर्थिक सहायता के रूप में, उसके लिए एक बहुत बड़े संकट खड़ा हुआ है। और सरकार का प्रयास यही है कि एमएसएमई के माध्यम से उद्योगों को फिर से शुरू करके उनके ईपीएफ के जो पैसा है वो सरकार खुद दे, इनकम टैक्स टाइम पीरियड बढ़ाना, ईएमआई पर या बिजली के बिल या अन्य चीजों पर जो देर से जमा करने पर सरचार्ज लगता है उसको माफ करना,
ये विभिन्न प्रकार के आर्थिक ऐसे उपाय हैं, राजकोषीय उपाय, जिसके माध्यम से हम अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर ले आके मध्यम वर्ग की समस्या को खत्म करने में लगे हुए हैं। यह सही बात है कि अचानक आई हुई इस आपदा ने हमको बिल्कुल अर्थ से फर्श पर ले आ दिया है, तो अब फिर से खड़े होने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन हमें यह विश्वास है कि इस देश का मध्यम वर्ग सबसे मजबूत है, संघर्ष करने वाला है और सरकार उसके साथ खड़ी है। हम इस संकट से पार निकलेंगे। बिल्कुल नवीन जी, आपने सही कहा और यही उम्मीद भी है मध्यम वर्ग को। मध्यम वर्ग सिर्फ और सिर्फ वोट देता है, उसे इस चीज से कोई मतलब नहीं है किसी की भी पार्टी की सरकार बने, उसे मतलब है सिर्फ अपने परिवार से। अगर उसके परिवार का भरण पोषण सही होगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है, वो वापस से उसी पार्टी को वोट देगा जो उसका ख्याल रखेगी। अगर आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आप भी देख रहे हैं कई राज्यों में जो क्रम है, एक साल किसी पार्टी की सरकार आती है, एक साल किसी पार्टी की सरकार आती है, और ये इसीलिए क्योंकि कोई भी पार्टी मध्यम वर्ग को खुश नहीं रखती। आपको टैक्स चाहिए, आप तुरंत टैक्स लगा देते हैं, वो दे देता है। आपने सिलेंडरों पे सब्सिडी दी, उसने ली। आपने कहा सब्सिडी छोड़ दो, उसने छोड़ दी। तो ये सारी चीजें हर जगह कॉम्प्रोमाइज सिर्फ मध्यम वर्ग कर रहा है, और उसको क्या मिलता है इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। खैर नवीन जी, आप हमारे साथ में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में वक्त हो चला एक ब्रेक का। रमेश पुरोहित जी और रहमतुल्लाह खान, आप भी हमारे साथ में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक के बाद इस चर्चा को यूं ही जारी रखेंगे।